वेलकम टू अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम आप लोगों को क्लास 10 एनसीईआरटी की जो मैथ है उसका लेसन 1.2 बताने चल रहे हैं। यहाँ पर जितने भी सवाल हैं इस चैप्टर में हम आज आप लोगों को बताएंगे। ध्यान से आप लोग पढ़िए। जितने भी क्वेश्चन हैं हम सब ऐसा कुछ करके बताएंगे जिससे आप लोगों के दिमाग में प्रवेश कर जाएगा और कभी नहीं भूलेगा। तो चलिए देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जब बार बार चैनल को खोलेंगे तो वो ठीक नहीं है। सब्सक्राइब किए रहेंगे तुरंत और बेल आइकन भी वहाँ पे जो घंटी का निशान है उसको भी टच कर दीजिए, ताकि जितने भी हम वीडियो यहाँ से डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल सेट पे पहुँचता रहेगा और आप लोग तुरंत उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और इससे नोट भी बनाते आप लोग चलिए। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा निम्न संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसको व्यक्त करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। देखिए, जो आप अब तक आप लोग पढ़ चुके हैं वही सारी चीज़ें 10 में भी आप लोगों को मिल रही हैं पढ़ने के लिए। थोड़ा सा अंतर है और वो अंतर हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसका जैसे 140 है तो 140 का पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 140 का हम गुणनखंड कर लेंगे। 140 का गुणनखंड। अब अगर वैसे आप गुणनखंड करेंगे तो छोटी गिनती का, छोटे संख्या का तो आप लोग कर ले जाएंगे, लेकिन बड़े का नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी दशा में आप लोग पहले ऐसे गुणनखंड करना है, यानी सबसे छोटी गिनती को जैसे लासा आप लोग काटते हैं, लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं, उसी तरीके से। तो 2 से हम देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 70 हो जाएगा। 2 से फिर काटते हैं तो 35, फिर 2 से कटेगा नहीं, 5 से और फिर 7 से। तो कहने का मतलब यही हमारा भाज्य गुणनखंड है, 2, 2, 5, 7। ऐसा गुणनखंड करना है जो गुणनखंड किसी दूसरी संख्या से कटे ना। जैसे 2 को हम किसी से काट नहीं सकते, 3 को 2 से नहीं काट, मतलब 2 को इसको भी नहीं काट सकते, 5 भी किसी दूसरी संख्या से कटेगा नहीं, 7 भी नहीं कटेगा। मतलब ऐसी संख्याएं ये हैं जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो वही गुणनखंड हमको करना है। तो अब हम लिख सकते हैं, यानी 40 के गुणनखंड में हम लिख सकते हैं 140 के 140 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर 2 बार है, 2 की पावर हम 2 लिख सकते हैं, गुणे 5 है और गुणे 7 है। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया इसका। अगला जैसे देखते हैं नंबर 2। इसमें कह रहा है 100 कितना है, 56 है। तो 156 का भी हम निकाल लेते हैं इसी तरीके से। यानी 156 का जब निकालेंगे 1, 5, 6, 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18। अब देखते हैं 2 से नहीं कटेगा, 3 से देख लेते हैं, 3 1 कम 3, 3 3 9, 13 किसी से कटेगा नहीं। अब यही हमारा गुणनखंड हो गया। यानी कितना हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको हम थोड़ा सा और बनाएंगे तो ये जो पावर इस पर लगा सकते हैं, 2 बार है, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो इस टाइप से हम अगला गुणनखंड देखते हैं। यानी ये तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरा दिया गया 38 25, यानी 3825। 3825 का हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं 3825 को 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 1 कम 2 से नहीं कटेगा, 5 2 7 8 7 15, 15 3 से काट देते हैं, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 2 3 सते 21, 3 5 15। फिर देख लेते हैं 3 7 3 10, 3 से काट देते हैं, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर देखते हैं 3 से नहीं कटेगा, 5 से देखते हैं, 5 8 40 और 5 5 25। फिर 5 से देखते हैं 17। अब यही इसका गुणनखंड हो गया, क्योंकि 17 अब कटेगा नहीं किसी संख्या से। तो अब हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3
गुणे 5 गुणे 5 गुणे कितना 17। अब इसको हम इस टाइप से भी बना सकते हैं, यानी 3 की पावर 2 लगा सकते हैं, 5 की पावर 2 लगा सकते हैं और 17 वैसे ही रहेगा। ये हमारा क्या हो गया उत्तर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 हो गया, 3 हो गया, चौथा देख लेते हैं। चौथी संख्या 5005 है। इसका भी गुणनखंड देख लीजिए, यहीं पे कर देते हैं हम। कह रहा है 5005, 5 से कटेगा ये, 5 एक कम 5 हुआ 0, 5 एक कम 5। फिर देख लेते हैं कितने से ये कटता है। तो 5 से कटा, 6 से कटेगा नहीं, 7 से देखते हैं। 7 एक कम 7, 3 10, 7 चौक 28, 2 7 3 21, ये हो गया। अब 7 से नहीं कटेगा, फिर देखते हैं 7 8 से कटेगा नहीं, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं, 11 से देखते हैं। 11 एक कम 11 हुआ, 3 11 3 33, फिर इसके बाद 13 आ गया। तो इसका गुणनखंड यही हो गया, यानी 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसमें कोई घात लगाने से संबंधित अंक नहीं आया है, यानी दो बार कोई संख्या नहीं आई है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यही हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। एक और बचा है, इसमें देख लेते हैं पांचवा है 74 29, यानी 74 29 बराबर, इसका भी गुणनखंड कर लेते हैं। 74 29, 74 29 अब देखते हैं किस संख्या से कटेगा, यानी जिस संख्या से ये कटेगा उसी संख्या से हम इसको जो है डिवाइड करेंगे। तो 7 से देखते हैं, 7 कम 7, 7 6 42 नहीं कटेगा, 8 नहीं कटेगा, 9 10 11, 11 से देखते हैं, 11 से भी नहीं कटेगा। 17 से देखते हैं, क्योंकि आखिर में 9 है इसलिए हमको ऐसी संख्याओं से देखना है ताकि ये संख्या लास्ट को विभाजित करे। तो 17 से देखते हैं, 17 चौका 68, 17 तो 74 29, 17 से डिवाइड करें, 17 चौका 68, 6 2 बचा, 17 51, 1 11 9 17 7 119। तो आ गया आपका 4 3 7। इसके बाद देख लेते हैं कितने से कटेगा। अब 17 से कटेगा नहीं, 19 से देखते हैं, 19 से कटेगा। तो 19 दूना 38 और 19 थे 57, ठीक, बस ये गुणनखंड हो गया। 23 फिर विभाजित नहीं होगा, तो 17 19 और 23, यानी ये हो गया आपका 17 गुणे 19 गुणे 23। यही आपका उत्तर हो गया। इसमें भी घात लगाने वाली कोई संख्या नहीं है, जैसे इसके पहले वाले हम आप लोगों ने देखा था जहाँ पे घात 2 हम लगा दिए हैं, यानी 2 बार 2 आया इसलिए घात 2 लगा दिए हैं। नहीं भी लगाओगे तब भी सही है, ये गुणनखंड आपका हो गया है। तो ये आपका प्रथम सवाल हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन आपका हो गया ये सेकंड क्वेश्चन अब देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के। तो इसका पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है 26 और 91। 26
और क्या है 91। अब इसमें कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम इनका आप निकालिए। तो एचसीएफ और एलसीएम हम पहले इनका निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग कर सकते हैं अथवा भाग विधि का प्रयोग कर सकते हैं, कोई विधि से हमको निकालना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं इनका एचसीएफ। तो देखिए 26 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 × 13, इन 13 दूनी 26 होता है। और 91 का जब गुणनखंड करेंगे तो यहीं पे हम निकाल देते हैं आप लोगों का, यानी 26 बराबर 2 × 13, 2 × 13 हो गया 26 का। इसके बाद है 91 का, 91 बराबर हो जाएगा 13 × 7 91 होता, दोनों अभाज्य हैं, तो 7 × 13 हो गया। अब ये देखते हैं, हमको देखिए एलसीएम एचसीएफ अगर हमको निकालना एचसीएफ, तो एचसीएफ में क्या करना है हमको, यानी जो अंक दोनों में मिल जाए उन्हीं को हम ले लेते हैं। जैसे 26 और 91 का हमने गुणनखंड किया, इसमें हमको दोनों में कौन सा कॉमन मिल रहा है, यानी 13 और 13 हमको क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो 13 और 13 हम निकाल लेंगे, तो दोनों में से एक बार हम 13 ले लेंगे, यानी ये मिल रहा कॉमन है, तो इसको हम निकाल लिए, कितना हो गया ये 13। ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम जो है, एलसीएम में क्या होता है, जो मिलता है उसको तो एक बार लिखते ही हैं, ये मिला है दोनों में कॉमन है, इसको एक बार लिख लिए। अब जो नहीं मिल रहे हैं, यानी 7 और 2 नहीं मिल रहे हैं ना, इनको भी हमको क्या करना है, लिखना है। यानी 13 और 7 और 2, यानी इन सबको हमको लिखना, जो मिल रहा है उसको तो हम एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको भी हमें लिखना है। अब इसका हम गुणा कर लेंगे तो कितना होगा, 13 × 7 91 और 91 दूना क्या हो जाएगा, 2 × 2 और 2 × 9 18, यानी 91 दूना हो गया 182। तो एलसीएम निकल के आया आपका कितना, 182, और एचसीएफ कितना निकल आया, 13। अब इसमें ये आप लोगों से कह रहा है कि संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है एचसीएफ × एलसीएम, यानी संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या हमारी कितनी है, 26 और 91 है, तो 26 × 91 ये बराबर होता है किसके, उनके एलसीएम और एचसीएफ के। तो देख लेते हैं बराबर है कि नहीं है। एलसीएम हमारा 182 है और एलसीएम है 13। अब इसको हमें सत्यापित करना है, दिखाना है, जांच करना है कि ये दोनों, इसका गुणनफल करें और इसका, दोनों क्या आपस में बराबर आते हैं। तो चलिए देखते हैं बराबर हैं कि नहीं है, गुणा कर लेते हैं हम, यानी 91 × 26 करते हैं, 6 × 6 6 9 54 और 2 1 × 2 2 9 18। देख लेते हैं, 6 4 2 6 8 5 13 और 1 1 2, कितना आया 13 66, 23 66। तो 23 66 ये हो गया, बराबर इसका भी देख लेते हैं क्या आ रहा है, इतना कि नहीं आ रहा है। 182 × 13, 3 दूनी 6 3 8 24, 3 1 9 3 2 5, 1 2 9 2 1 8 8 1 1 9, तो हो गया 6 4 2 6 8 5 13। तो देखिए आ गया 23 66, इसमें भी आया 23 66, इसमें भी आया, यानी 23 66। तो ये सत्यापित है, मतलब होता है। जांच करना है होता है कि नहीं है, तो जांच में सही पाया गया, मतलब है, होता है। तो इसमें आप लोग ये सीख गए कि अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करें आपस में, जो आंसर आया हमारा एचसीएफ, किसी संख्या का एचसीएफ एलसीएम से गुणा करेंगे, तो वो बराबर होता है किसके, जिसका हमने एचसीएफ एलसीएफ निकाला है, उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसी तरीके से इसमें और भी सवाल लगाने हैं और भी क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी का। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92, इसका सेकंड वाला है। 510 और कितना है 92।
अब दोनों का हम गुणनखंड करते हैं पहले, यानी 510 का गुणनखंड करते हैं और किसका करना है, 92 का। तो 510 का देखिए हम कर रहे हैं, 510 का यहाँ पे कर लेते हैं। 510 को 2 4 2 5 10 2 5 10 3 से काट देते हैं, 3 8 24 3 5 15, फिर 5 से काट देते हैं 17। तो 2 3 5 17 ये हो गया इसका गुणनखंड। 2 3 गुणे 5 और 17 ये हो गया। अब 92 का देख लेते हैं। 92 बराबर हो जाएगा, कितना होता है 92 को निकाल लेते हैं। 2 चौक 8 2 छक 12, फिर 2 से 23 कटेगा नहीं, फिर हो गया ये 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए पहले देखिए हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ तो एचसीएफ में हम बताए आप लोगों को जो मिलता है वही लिखते हैं हम। तो 1 तो 2 मिल रहा है, 2 लिख लिए। अब फिर देखते हैं कौन अंक मिल रहा है। 2 इसमें है, 1 और तो इसमें नहीं है। इसमें 23 है, इसमें 17 है, 5 है। तो कहने का मतलब केवल 2 हमको एचसीएफ मिल रहा है, यानी एचसीएफ हमको कितना मिल गया इसका, 2। अब एलसीएम देखते हैं। अब एलसीएम में हम बताए थे आप लोगों से कि जो मिल रहा है उसको तो लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 हो गया, एक बार ये मिला है। फिर देखते हैं ये 2 नहीं मिला है, इसको भी लिखेंगे। ये 3 नहीं मिला है, इसको भी लिखेंगे। ये 5 नहीं मिला, इसको भी लिखेंगे। ये 17 नहीं मिला है, दोनों में मिल नहीं रहे हैं सब, इसको भी लिखेंगे। और ये 23 नहीं मिला, इसको भी लिखेंगे। अब इतने सारे का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन सब का क्या करना है, हमको गुणा करना है। तब हमारा क्या निकल आएगा, एलसीएम। तो गुणा करने पे आप लोग गुणा कर लीजिएगा। गुणा करने पे या गुणा कर ही देते हैं हम। तो 2 दूना 4 4 3 12 12 5 60, 60 को 17 से गुणा कर लेते हैं। 60 गुणे 17 छक्का 102, इतना हो गया। 23 और बचा, 23 से और गुणा कर लेते हैं। 3 शून्य 0, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 शून्य 0, 3 दूना 6, 3 शून्य 0, 3 एकम 3, 2 शून्य 0, 2 दूना 4, 2 शून्य 0 कन्नम 2, 0 6 4 3 2, 23 460, यानी ये सब आपका आ गया 23 460। 23 460 ये हो गया आपका क्या, एलसीएम। और एचसीएफ कितना आया, 2 आया है। अब देखते हैं, जांच करना है हमको क्या दोनों सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं, यानी 5 जांच लिख देते हैं। जांच 510 गुणे 92 बराबर 2 गुणे 23 460। ये एलसीएम हो गया आपका, और ये जो है 2 जो आया था एचसीएफ हो गया। इन दोनों का गुणा इसके गुणा के बराबर होना चाहिए। अब हम देखते हैं क्या ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सही देखने के लिए अब इसका गुणा करते हैं पहले। तो इसका जब हम गुणा करेंगे एचसीएफ और एलसीएम का, तो आएगा 46,920। गुणा कर लीजिएगा, गुणा ही करना है, कुछ नहीं करना और आएगा। और इसका भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 46,920। तो जांच में क्या पाया गया, सत्य पाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला है 336 और 54, मतलब दूसरे का ही तीसरा सवाल है।
इसमें भी वही करना है, दोनों का पहले एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो निकाल लेते हैं, यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं। 336 का पहले 2, 1 कम 2 हो गया, 2 छक 12, 1 13, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से कितना हो गया 21, फिर 3 से 7। ये आपका गुणनखंड हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 2 है, उसके बाद 3 फिर 7 है। ये हो गया आपका। अब निकालना हमको किसका, 54 का। तो 54 का देख लेते हैं। यहाँ पे 54 का 2 से 27, 3 9 27, 3, ये हो गया आपका। तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, ये हो गया। यानी 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हम बताए थे जो मिले, तो ये एक तो ये मिल रहा है, तो कितना हो गया 2। 3 देखिए, एक यहाँ पे 3 आपका मिल रहा है, तो गुणे 3 हो गया। ये दोनों तो आपके मिल रहे हैं, पर और संख्याएं हम देख रहे हैं। 3 यहाँ पे और है, लेकिन यहाँ पे 3 और नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक 3 और, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे 7 है पर 7 नहीं मिल रही। ये बीच के 2 2 हैं, इसमें नहीं है, मतलब नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो मिले तो उसको उतार ले। अब फिर हम जितना एक्स्ट्रा है, जो बचे हैं, सबको यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 2 3 बार 2 है, 2 2 2, 3 बार 2, 1 बार 7 भी है, और नीचे यहाँ बचा है 3 3। ये इतना हो गया इसका। अब ये तो हो गया क्या, सारी ये एलसीएम है, यहाँ एलसीएम लिख देते हैं। ये एलसीएम है, एलसीएम की ये विधि है। एचसीएफ में तो जो मिलता है वही लिखते हैं बस। अब एलसीएम ही देख लेते हैं पहले। तो हो जाएगा 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 इधर का हो गया यानी 48, और इधर का कर लेते हैं 7 3 3 9, 9 7 63, गुणा कर लेते हैं। 3 8 24, 3 चौक 12 2 14, और 6 8 48, 6 चौक 24, 6 8 48 हुआ, 6 चौक 24 और 4 28। तो जोड़ लेते हैं, 4 हो गया, 8 4 12, 8 1 9, 9 1 10 हो जाएगा, 8 4 12, 9 1 10, 2 1 3, यानी आ गया आपका 30 24। ये पार्ट जो हम आप लोगों को यहाँ पे अलग कर रहे हैं, इसको आप फेयर में उतार भी सकते हैं, नोट में नहीं भी उतार सकते हैं। इतना ही करेंगे तो सवाल सही रहेगा। ये हम समझ लीजिए एक टाइप का रफ कार्य आपको करके बता रहे हैं। इसी तरीके से आप निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। ये हो गया एलसीएम। अब एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ में बताए थे जो मिलता है, यानी 2 मिल रहा है तो 2 लिखेंगे, और 3 मिल रहा है तो 3 लिखेंगे। ये हो गया आपका 6 जो है एचसीएफ हो गया। अब इसमें दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे। 300 देख जांच करना है हमको, क्योंकि तो 336 गुणे 54 बराबर होना चाहिए किसके, 30 24 इंटू 6 के। तो इसका जो है आपको गुणा करना है। अब गुणा करने में कितना कितना आएगा ये आप लोगों को देखना है। तो ये गुणा करेंगे तो 18 144 हमने गुणा किया है, 18 144 आएगा, और इधर भी वही आएगा 18 144। ये आपका सत्यापित हो गया। तो इस टाइप से देखते हैं कि गुणनफल जो होता है, यानी संख्याओं का गुणनफल जितना आता है उतना ही उनके लासा और मासा यानी एचसीएफ और एलसीएफ के गुणनफल के बराबर ही आता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। अब
तीसरा प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। यानी एचसीएफ और एलसीएम लासा और मासा ज्ञात करना है। तो इसका पहला प्रश्न है, यानी पहला वाला 3 का 12, 15, 21। तो सबका हम पहले अलग अलग कर लेते हैं। 12 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। 15 का कर लेते हैं, 15 बराबर 3 गुणे 5। और इसके बाद 21 बचा, 21 का हो जाएगा 7 3 21 होता 3 गुणे 7। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हमको निकालना है। एलसीएम में जो मिलेगा उसको एक बार, जो नहीं मिलेगा उसको भी। अब यहाँ पे हम देखते हैं 3 3 यहाँ पे मिल रहा है 3, देख रहे हैं आप, 3 इसमें भी 3 इसमें भी 3, इन तीनों में यहाँ पे सारी 21, हाँ तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, यानी 3 लिख लिए हम। इसके बाद देखते हैं 2 2 इसमें है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, ये सब मिल नहीं रहे हैं तो लिख लेते हैं गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। देखिए यहाँ पे 2 2 था, लिख लिए, यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा था, लिख लिए, यहाँ पे 7 बचा था, इसको लिख लिए। अब लिखना है हमको, बराबर करना है, देखना कितना आएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 7 छक 42, यानी 420। यानी एलसीएम कितना आ गया इसका? एलसीएम आपका आ गया 420। अब एचसीएफ देखते हैं, तो एचसीएफ में कुछ करना नहीं है। एचसीएफ में आपका यही एक ही मिल रहा 3, तो 3 हो जाएगा। ये एलसीएम हो गया और ये एचसीएफ हो गया, यही आपके आंसर हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका दूसरा वाला, दूसरा प्रश्न जो है इसी का दूसरा पार्ट। इसमें जो है 3 प्रश्न थे, तो एक हो गया, दूसरा है 17, 23, 29। तो 17, 23, 29। तो 17, 23, 29 हम जैसा कि देख रहे हैं, हमें पहले से ही ज्ञात है ये कि इसका एक ही गुणनखंड है। यानी 17 जो है न किसी संख्या से ना तो कटेगा, न 23 कटेगा, ना 29 कटेगा। तो इसका एचसीएफ अगर हम निकालना चाहें, एचसीएफ, अगर अभाज्य गुणनखंड वाली संख्याएं हमको मिल जाती हैं, यानी ऐसी संख्याएं मिल जाती हैं जिनका गुणनखंड होगा ही नहीं, 17 का नहीं होगा, 23 का नहीं होगा, 29 मतलब इनका नहीं होगा, तो 1 होगा इनका गुणनखंड। 1 गुणे 17, 17 एकम 17 होता है। 23 का 23 गुणे 1 23 हो जाएगा, 29 गुणे 1 29 हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब इसका एचसीएफ कितना आएगा? कॉमन जो हमको मिल रहा तीनों में कौन है? 1 है। तो एचसीएफ तो 1 हो गया। इसके बाद एलसीएम पता कर लेते हैं। तो एलसीएम में भी हमको एलसीएम में ये अभाज्य है, क्योंकि किसी से कट नहीं रही है, तो तीनों का मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। 17 गुणे 23 गुणे 29। अब तीनों का जब हम गुणा कर लेंगे, यानी इन सब का गुणा जब करेंगे तो आएगा 11, 33, 9। तो एलसीएम हो गया आपका इतना और एचसीएफ हो गया इतना। ये गुणा हम नहीं कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। हम गुणा करके रखे हैं ऑलरेडी, वो हम लिख दे रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा गुणा उड़ा करने में, तो इसको हम नहीं कर रहे हैं। आप लोग देख लीजिएगा, ये मल्टीप्लाई है, ये आप लोग मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को गुणा आता ही होगा। तो चलिए इसका तीसरा देखते हैं। तीसरा इसमें कह रहा है, सवाल नंबर 2 का तीसरे का तीसरा, 8 9 25। 8 है, 9 है, 25 है, 8 9 25 का। तो 8 9 25 का देख लेते हैं। 8 का कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का 3 गुणे 3 25 का। 5 गुणे 5। अब एलसीएम देख लेते हैं।
एलसीएम में देखिए कौन सी संख्याएं मिल रही हैं। नहीं लग रहा हमको कि कोई संख्या मिल रही है, कोई नहीं मिल रही, तो क्या लिखेंगे हम? एलसीएम में सारे को लिख लेना है, हमको सबको लिख लेना है। यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 ये हो गया, गुणे 3 ये इसका वाला हो गया, गुणे 5 अब सबका इसमें हमको क्या करना है? गुणा कर देना है, क्योंकि संख्याएं आपस में कोई मिल नहीं रही हैं, तो सबको हम क्या करेंगे? आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 दूना 4 दूना 8 3 24 120 पंचे, तो गुणा करने पे आएगा 1800। इसका मल्टीप्लाई जो है कितना आएगा? 1800 आएगा। और एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ बराबर 1 होगा, क्योंकि इनका कोई मिल ही नहीं रहा। यहाँ पे 3 है, इसमें नहीं है, यहाँ पे 3 है, इसमें नहीं है, यहाँ पे 5 है, किसी में नहीं है, यहाँ पे 2 है, किसी में नहीं। तो इस प्रकार से अगर नहीं मिल रहे हैं तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार आपका तीसरा सवाल समाप्त हुआ। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4। सवाल नंबर 4 कह रहा है एचसीएफ 306 और 657 का मान कितना है? संख्याओं इतने का, यानी इतनी संख्याएं हैं और इसका मान कितना है? 9 है। यानी एचसीएफ कितना है? 9 है। तो कह रहा है इसी संख्या का एलसीएम पता करना है हमको। एलसीएम कितना होगा? तो दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा कि एलसीएम जो होता है और एचसीएफ, इनका जब हम गुणा कर लेते हैं तो संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एलसीएम, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा हमारा संख्याओं का गुणनफल, यानी 306 गुणे 657 ये हो गया। और नीचे क्या होता है? ये बराबर होता है, ये एलसीएम जब हम निकालेंगे तो एलसीएम यहाँ पे होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ का जब गुणा करते हैं तो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमको एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ जो हमको दिया गया है उससे हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे, यानी 9 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 9 3 27, 3 9 4 36, ये हो गया, कट गया। गुणा करा लेते हैं, तो गुणा में हो जाएगा 6 5 7 3 4 से गुणा करना है, 4 7 28, 4 7 28, 4 5 20, 2 22, 4 6 24, 2 26, 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 3 6 18, 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11, 1 12 और 2 22 33 8, यानी ये आपका कितना आ गया? एलसीएम आ जाएगा 22,338। ये आपका आंसर हो गया प्रश्न नंबर 4 का। चलिए प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा 5वां, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी संख्या आप लोगों को जो दे रहा है ये है 6 की घात n जो है ये 0 पर समाप्त होगी। इसकी हमें जांच करना, समाप्त होगी कि नहीं होगी। तो इसका अगर हम गुणनखंड करते हैं 6 का, तो 6 का गुणनखंड 6 का घात n बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 की घात n। अब यहाँ हमको ये देखना है 0 पर समाप्त होगी, तो 0 जो है 0 अगर डिवाइड होता है तो 0 को डिवाइड करने के लिए 2 और किसकी ज़रूरत पड़ती है? 5। यानी अगर अंक के अंत में, यानी किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है तो उसके लिए 2 संख्याएं हैं, यानी 2 और 5 से वो संख्या विभाजित होगी। यानी अगर किसी संख्या के अंत में 0 है तो किससे किससे विभाजित हो जाएगी? 2 और 5 से। यानी अगर लास्ट में आखिरी अंक 0 है तो किससे विभाजित होगी? 2 और 5 से। तो हम देखते हैं कि इसके 6 के गुणनखंड में हमारे कौन कौन से अंक आ रहे हैं? 2 और 3 आ रहा है, यानी 5 नहीं आ रहा है। तो 5 इसमें नहीं है,
यानी 2 और 5 से विभाजित होंगे, 2 और 5 से विभाजित होंगे यदि संख्या के अंत में शून्य है। यानी संख्या के अंत में अगर शून्य रहेगा तो वो संख्या किससे किससे विभाजित हो जाएगी, 2 और 5 से। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि 2 तो आ रहा है इसके गुणनखंड में, लेकिन 5 नहीं आ रहा। देखिए और भी संख्याओं से अगर शून्य है किसी संख्या के अंत में तो और भी संख्याओं से वो कट जाता है, जैसे 8 से कट जाएगा, 4 से कट जाए। लेकिन यहाँ पे हमको देखना ये है कि अभाज्य गुणनखंड, यानी अभाज्य गुणनखंड तो भाज्य में 2 और 5 ही आते हैं। तो 2 और 5 से कोई भी संख्या कट जाएगी यदि उसके अंत में शून्य है। तो इसका गुणनखंड जब हम करते हैं 6 का तो 2 और 3 आता है। तो 2 3 में 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि 5 एक अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन ये इसके गुणनखंड में नहीं आ रहा है। यदि अभाज्य गुणनखंड तो यह हम लिख सकते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 आते हैं, 5 नहीं आता है। 5 नहीं आ रहा है, अतः संभव नहीं है। अतः संभव नहीं है कि 6 की घात n में 0 अंक पर समाप्त हो। तो इसका उत्तर यही होगा कि 0 के मतलब लास्ट में 0 अंक पर समाप्त नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं 6वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। छठवां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी ये भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं इसको हमें बताना है। तो दोनों को हम सरल कर लेते हैं। सरल करने के बाद अगर भाज्य आती हैं तो स्वाभाविक है भाज्य हैं, नहीं आती हैं तो नहीं है। तो इसको हम देखते हैं। यानी 7 को तो ये हो जाएगा आपका 7 × 11 × 13 + 13। इसमें हम 13 कॉमन ले लेते हैं तो हमें बचेगा 7 × 11 और × 13 निकाल ही लिए तो 1 बचा और यहाँ पे +1, क्योंकि कॉमन ले लिए 13 निकाल लिए हैं। तो 13 अगर निकाल लिए यहाँ से तो 11 × 13 बचा, 7 × 11 बचा। 13 निकल ही आया है तो यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें, और यहाँ से निकाल लिए तो 1 बचा। तो अब इसको हम सरल करते हैं 13 और ये हो जाएगा 7, यहाँ पे ये ब्रैकेट यहाँ पे होना चाहिए। तो 13 11 7 77 और 77 1 78, 78 हो गया। अब गुणा कर लेते हैं 13 6 78 23 91 13 8 कितना होता है 104, 104 के 4 हो गया और 13 7 91 और 10 91 और 10 101। अब एक 10 0 14 जो आया है यानी ये संख्या क्या है भाज्य है, ये हमारी संख्या भाज्य है।
अगला देख लेते हैं दूसरा वाला भाज्य आता है कि नहीं आता है। तो दूसरा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और ये एक संख्या हमारी बाहर है 5। देखिए इसमें भी 5 है और यहाँ भी 5 है, दोनों पद में है, तो 5 बाहर निकालते हैं तो बचेगा हमारा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 है, ये हो गया। और यहाँ पे प्लस लगाएंगे +1, ये इसके स्थान पे, यानी 5 बाहर निकाले तो उसके स्थान पे 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका 7। सबका आपस में हम गुणा करा लेते हैं तो ये आ जाएगा 1008 +1 और 5 यहाँ पे है, इसका गुणा करेंगे इतना आएगा। फिर गुणा कर 5 गुणे 1009 हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे और जब फिर इसको हम गुणा करा लेते हैं तो इसका गुणा जब होगा तो 5 9 45 0 5 1 5, और इसको भी हम देखते हैं क्या आता है, हमारा भाज्य ही आ रहा, लास्ट में 5 है, कट जाएगा 5 से, तो दोनों संख्याएं क्या आ गई, दोनों संख्याएं भाज्य हैं, यही दिखाना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7वां। कह रहा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ऐसे सवालों में कुछ करना नहीं है मित्रों, इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे, यानी एलसीएम जो आएगा वही जो है हमारा क्या होगा, दोनों का उतने मिनट बाद ही आपस में दोनों मिलेंगे। तो कह रहा है सोनिया जो है 18 मिनट लेती है, यानी सोनिया को लगता है 18 मिनट, और रवि को कितना लगता है 12 मिनट। तो दोनों का एलसीएम यानी 18 बराबर 2 गुणे 3 और 12 का 2 गुणे 3, ये एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम तो एलसीएम देखिए जो मिल रहा है उसको लिख लेते हैं, 2 गुणे 3 भी मिल रहा है 3, और ये 3 और 2 नहीं मिल रहा है, इसका भी गुणा करेंगे तो 2 3 6 6 3 18 18 दूना 36, यानी ये हो गया आपका 36, यानी 36 मिनट बाद दोनों मिलेंगे। यही आंसर हो गया। तो इस प्रकार देखते हैं कि आज का चैप्टर जो है यानी प्रश्नावली जो आप लोगों का 1.2 था वो समाप्त हो गया। अब अगली प्रश्नावली 1.3 अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ से आप लोग नोट बनाते रहिए, पढ़ते रहिए एक एक सवाल। अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए, हम अगले वीडियो में उसको एक बार पुनः आप लोगों को समझाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।